processes. In chapter number 6 and 7, we have studied various processes like digestion, respiration, excretion, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन. ठीक है, तो हमने इतनी प्रोसेस कर दी है. डाइजेशन में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ी. रेस्पिरेशन सिस्टम में हमने लंग्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा. सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने किडनी के बारे में पढ़ा. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग. फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा एंड नर्वस सिस्टम भी पढ़ा. नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमने बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ लिया. इनफैक्ट वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑल द सिस्टम ऑफ लिविंग बॉडी, बट there is another very important system of a human body, that is reproductive system. सोचो रिप्रोडक्शन ना होता तो क्या होता. अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो एक स्पीसीज हमेशा के लिए दुनिया में से चली जाएगी. We all know that human being give birth to a baby. A dog will give birth to a puppy. A cat will give birth to a kitten. ये बर्थ से ही आज कंटिन्यूटी मेंटेन होती है. मान लो अगर डॉग के अंदर रिप्रोडक्शन रेट होता ही नहीं, डॉग में रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, तो अभी तक तो इस दुनिया में से सारे डॉग खत्म हो जाते. अगर ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इस दुनिया में से ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाते. मतलब ये कि रिप्रोडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितनी अदर सिस्टम्स है. इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. ठीक है, so that is we are going to study here in this chapter about reproduction in human being. ठीक है, ज्यादा एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. and also we are going to study reproductive organs of human body. So let us start with the introduction of the chapter. We all know that reproduction are very important to maintain the continuity of the species. Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a basic question. Why do organisms reproduce? ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है. वही इसीलिए करता है so that species की continuity maintain होनी चाहिए. After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual. Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration or excretion. मतलब nutrition, respiration और excretion के बिना तो हम शायद जिंदा ही नहीं रहेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना हम जिंदा तो रह सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट. रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है to maintain the continuity of the species. On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on a process? It does not need to stay alive. ठीक है, तो मतलब ये ऐसी प्रोसेसेस नहीं है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ऊपर से हमारा एनर्जी का इसमें लॉस होता है, तो फिर भी ह्यूमन बीइंग को रिप्रोडक्शन क्यों करना पड़ता है. उसका एक ही कारण है कि भाई to maintain the continuity of the species. Whatever the answer to the question is obvious that we notice organism because they reproduce. आज हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, बड़े बड़े जानवर दिख रहे हैं, ये सब रिप्रोडक्शन की वजह से ही है. अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो ये अभी तक इस दुनिया में से खत्म हो गए. जैसे आज हम देखते हैं कि हमको स्पैरो नहीं दिखती है, वह बहुत कम दिखती है. उसका रीजन एक ही है कि भाई अब पहले जितनी स्पैरो रही नहीं है, और स्पैरो कम है तो रिप्रोडक्शन भी कम है. और आने वाले 10 सालों बाद शायद स्पैरो पूरे इंडिया में से खत्म हो जाएगी. आपको पता होगा कि चीता जैसे इंडिया में से चला गया, इंडिया में अब एक भी चीता नहीं है. ओके, तो वैसे ही अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो एक एक करके सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे. तो आज जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास देख रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. If there were to be the only one non-producing member of a particular kind, it is doubtful that we should have noticed its existence. It is a large number of organisms belong to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? ठीक है, usually they look similar. ठीक है, मतलब हमको कैसे पता चलता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है,
ये डॉगी है, ये हॉर्स है, ये इंसान है, क्योंकि भाई जो भी एनिमल को हम देख रहे हैं हमको दिखता है कि भाई ये एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। Thus, reproducing organism create new individual that look very much like themselves. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो सिमिलर लुकिंग होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक बार रीड कर लो, अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, क्या हम हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्ट सिमिलर है कि स्लाइट चेंज होता है? स्लाइट चेंज होता है, स्लाइड चेंज होता है, और इतना स्लाइड चेंज होता है कि जिसके आपको डिफरेंस 10, 20, 100 जनरेशन में पता नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। सिंपल एग्जांपल इज एप मैन। अगर आप इंसान की बात करें तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ह्यूमन इवोल्यूशन अब देखो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं। ये देखो बड़ा नहीं हो रहा है, अब देखो ये ह्यूमन इवोल्यूशन का सामने ही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है दिस इज द ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ये जो है ये हमारे पूर्वज है, ठीक है, ये हमारे पूर्वज है, ऐसे करते 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 हम चेंज हुए। ये थोड़ा कम अच्छा फिगर में ज्यादा अच्छा फिगर देखो। अब देखो ये वाला देखो, ये फिगर देखो खाली, तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। अब पहले ह्यूमन हम बोलते हैं ना, इंसान पहले बंदर थे, बंदर नहीं थे हम बंदर नहीं थे। उस जमाने की ह्यूमन बीइंग को भी होमो सेपियंस ही बोलते थे। लेकिन एक ऑफस्प्रिंग से जब दूसरा ऑफस्प्रिंग बनता है तब उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। और बहुत जनरेशन के बाद वो चेंज इतना हो जाता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आज आप देखो कि आज लगभग इंसान को 5000 साल हुए होंगे, ठीक है, या उससे भी ज्यादा। 5000 साल पहले हम लगभग ऐसे थे और आज हम ऐसे हो गए है। ये भी इंसान, ये भी इंसान, लेकिन हमारे हर बार जब दादा में से पापा बने, पापा में से हम बने, हम में से हमारी आने वाली जनरेशन बनेगी, हम सब पीढ़ियों के अंदर छोटे छोटे चेंज आएंगे, माइनर चेंजेस आएंगे। उस चेंजेस को बोला जाता है वेरिएशन। लेकिन बहुत जनरेशन बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आज अगर हम किसी अनपढ़ को बोले, ठीक है, तुम्हारे सामने ये फिगर है और क्वेश्चन भी है हाउ डिड ह्यूमन इवॉल्व, गूगल पे आप अच्छा सा रिसर्च भी कर सकते हो। अगर आप किसी अनपढ़ इंसान को बोलो कि भाई इंसान पहले बंदर था, वो नहीं मानेगा, ठीक है, इंसान पहले बंदर था, वो नहीं मानेगा, क्योंकि आज बंदर और इंसान में इतना डिफरेंस हो गया है कि आप उसको दोनों को रिसेंबल ही नहीं कर सकते, इतना अलग हो गया है, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट है कि हम बंदर नहीं थे, हम बंदर जैसे दिखते थे। धीमे धीमे हम इवॉल्व हुए और आज ऐसे हो गए। और आपको लगता है कि यहाँ पे गाड़ी खत्म हो गई है, तो बिल्कुल गलत है। हम और भी इवॉल्व होने वाले हैं, हमारी आने वाली जनरेशन हमसे बहुत ज्यादा बेटर होगी। इसीलिए अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि डज ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, तो आंसर इज नो। हमारे सबके अंदर माइनर चेंजेस होते हैं, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म वैसे दिखने में सेम होते हैं, लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। बॉडी वाइज आपको सेम दिखेगा। और पिक्चर में तो ये भी दिखता है कि भाई
ऋतिक रोशन का बेटा भी ऋतिक रोशन ही होता है। जैसे आप पिक्चर देख लो, कोई मिल गया या क्रिश, ठीक है, पिक्चर में तो ऐसा ही होता है कि ऋतिक रोशन का बेटा एग्जैक्ट ऋतिक रोशन ही होता है, ठीक है। अमिताभ बच्चन का बेटा एग्जैक्ट अमिताभ बच्चन ही होता है, लेकिन रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन होता है, अलग होता है थोड़ा, ठीक है। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, तो ये गलत बात है, नहीं। ऑर्गेनिज्म से जो कॉपी बनती है वो होती तो इंसानों की है, लेकिन उसके अंदर माइनर चेंज होता है जिसको बोलते हैं वेरिएशन। If body designs are similar, the blueprint for this design should be similar. Blueprint मतलब ओरिजिनल। अगर आपको जेरोक्स क्रिएट करनी है तो आपकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आज मैं एक पेपर लेके जाता हूँ, उसकी जेरोक्स करनी है, तो मेरा पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी उसकी जेरोक्स क्लियर आएगी। वैसे ही जब न्यू स्पीसीज आती है तो पेरेंट्स के डीएनए एकदम परफेक्ट होने चाहिए, तभी उससे एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। Thus, reproduction is the most basic level will involve making copy of blueprint. In class 9, we learned that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of feature from parents to the next generation. ठीक है, हमने 9th में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसी से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अगर डीएनए में गड़बड़ी हुई तो बच्चे में भी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जेनेटिकली अगर पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बच्चों में भी वो आएगा। The DNA is just in the cell nucleus is the information source for making protein. ठीक है, डीएनए जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। आपको पता ही होगा, पिक्चरों में देखा ही होगा कि जब कोई क्रिमिनल को पकड़ते हैं और उसको जब मैच करना होता है तो उसका डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट से पक्का पता चल जाता है कि ये सेम क्रिमिनल है या उसका क्लोन है, मतलब या उसका डुप्लीकेट है, ठीक है। तो डीएनए जो है ना, इट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। और अगर डीएनए में गड़बड़ी हुई तो फिर प्रोटीन में गड़बड़ी हो जाएगी, प्रोटीन में गड़बड़ी हुई तो बेबी में गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे टाइगर और लायन को हमने मिक्स करके लाइगर बनाया, तो हमने क्या किया, टाइगर का डीएनए अलग है, लायन का डीएनए अलग है, और जब आप ये दोनों को मिलाओगे तो एक तीसरा डीएनए बनेगा जिसके अंदर टाइगर और लायन दोनों का डीएनए होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट, डीएनए में गड़बड़ी हुई तो पूरी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी और बॉडी की डिजाइन भी बदल जाएगी, ठीक है, बॉडी की डिजाइन भी बदल जाएगी। नॉर्मली इंसान इंसान से ही शादी करता है, लेकिन सोचो, आप सिर्फ सोचो, ठीक है, रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट मत करना, ठीक है, सिर्फ सोचो, अगर मान लो किसी एक इंसान की शादी कुत्ते से हो जाए, फिर आप ये सोचो कि उसका ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, लेकिन अगर बन जाए 99% केस में नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन सोचो अगर हो जाए तो फिर ना वो इंसान होगा, ना वो कुत्ता होगा, वो तीसरा ही होगा। और वो फिर क्या होगा पता है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अगर वो हो गया ना तो उसको इवोल्यूशन बोलेंगे। जैसे लायन और टाइगर में से लाइगर बन गया ना तो वो इवोल्यूशन। वो भले हमने किया, ह्यूमन ने किया, लेकिन जब ये चीज नेचुरली होती है तो उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। इंसान का भी ऐसा ही था। आपको पता है इंसान कैसे बना? इंसान को किसी भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया था कि तू आज से इंसान और अब तू अपनी पॉपुलेशन बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग रेप्टाइल्स थे। आप आज छिपकली को देख के डर जाते हो, स्नेक को देख के हम डर जाते हैं, काचिंडे को देख के डर जाते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब हमारे भाई बहन, ये सब हमारे एंसिस्टर्स थे। हम उसके साथ रहते थे, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रहते। वी ऑल वेर रेप्टाइल्स। और उस जमाने में डायनासोर का राज था। लेकिन हुआ ये कि एक मेटियोर ने अर्थ को स्ट्राइक किया और डायनासोर्स मर गए। और अच्छी बात ये थी कि डायनासोर्स इतने खूंखार थे कि उनसे बचने के लिए हमारे लोग, मतलब कि हमारे एंसिस्टर, वो जमीन के अंदर रहते थे, अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। लेकिन जब डायनासोर्स को, जब वो मेटियोर ने स्ट्राइक किया तो अर्थ में इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई कि सारे डायनासोर्स उस गर्मी के कारण मर गए। और फिर हमारे एंसिस्टर्स जमीन में से निकले और धीमे 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 वो इवॉल्व हुए, और इवॉल्व होते हम आज इंसान बने। इंसान कुछ ऐसे बने थे।
सबसे पहले हम रेप्टाइल्स से, छिपकली की तरह, सांप की तरह जमीन में रहते थे। ये तो डायनासोर्स के कारण आज हम जिंदा है, वरना अगर डायनासोर्स का उस जमाने में डर नहीं होता तो हम भी डायनासोर्स के साथ कबड्डी वबड्डी खेलते रहते और उस टाइम में हम भी। सर डायनासोर कहाँ से है? ठीक है, क्या हुआ? डायनासोर कहाँ से है? डायनासोर, ये सब इवोल्यूशन ही हुआ है। सबसे पहले लाइफ शुरू हुई थी वाटर में, सिंगल सेल से हुई थी। डायनासोर भी रेप्टाइल्स थे, ठीक है, लेकिन वो रेप्टाइल्स जो थे वो बहुत खतरनाक वो बहुत पावरफुल रेप्टाइल्स थे, और हम जो थे वो तुच्छ रेप्टाइल्स थे। जैसे आज हम लोग चूहे को और छिपकली के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, हम भी कुछ ऐसे ही रेप्टाइल्स थे। ठीक है, सबसे पहले लाइफ शुरू हुई थी सिंगल सेल से, अमीबा से। धीमे धीमे 2 सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने, धीमे धीमे मल्टी सेलुलर बने, ऐसे करते करते रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स में से एव्स बने, मैमल्स बने, ऐसे धीमे धीमे सब इवॉल्व हुआ। सो अगर हम ये बात करें कि एग्जैक्ट हम कॉपी नहीं होते हमारे पेरेंट्स की, भले हमारी शक्ल सूरत सेम हो सकती है। कोई बोलेगा कि तेरा नाक तेरे पापा जैसा है, तेरी आंखें तेरी मम्मी जैसी है, तेरा चेहरा तेरे दादा जैसा है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते। हो सकता है शक्ल भी मिल जाएगी, लेकिन बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। Therefore, basic event in reproduction is the creation of DNA copy. Cell use chemical reaction to build copies of that DNA. ठीक है, सेल क्या करता है? केमिकल रिएक्शंस देता है टू बिल्ड कॉपीज ऑफ दैट डीएनए। मतलब जब वो पेरेंट का सेल, आपको पता ही है, जब मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा दोनों फ्यूज होते हैं, तब दोनों का डीएनए मिलता है, और उसकी वजह से एक बेबी बनता है, ह्यूमन बेबी बनता है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेबी बनते हैं। Thus, creating two copies of DNA in a reproducing cell, they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell, simply pushing the other would not work, because the copy pushed out would not have been organized cellular structure. Therefore, DNA copying is accompanied by creation of additional cellular apparatus, and then the DNA copy is separate, each with the 2 cellular apparatus effectively cell divide to give rise to the 2 cell. मतलब हमें पता ही है कि कैसे सेल डिवीजन होता है। आपने लोअर स्तर में पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, जिससे एक सेल में से 2 सेल बनते हैं। The 2 cells are similar but are likely to be absolute identical. The answer to this question will depend on how accurate the copying reaction involved occur. ठीक है, तो जब एक सेल डिवाइड होता है और 2 सेल बनते हैं, तो दोनों सिमिलर ही होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते, थोड़ा बहुत चेंज आता है। ठीक है, therefore it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. ठीक है, इसके लिए हर बार थोड़ा बहुत प्रोटीन चेंज होगा, प्रोटीन चेंज होगा तो डीएनए चेंज होगा, डीएनए चेंज होगा तो वेरिएशन होगा। हमारे दादा में वेरिएशन था, दादा से जो पापा है उनमें भी वेरिएशन था, पापा में से जो हम है उनमें भी वेरिएशन है, हमारे आने वाली जनरेशन में भी वेरिएशन होता रहता है। As a result, the DNA copies generated will be similar but will not be identical to the original. Some of the variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus. Such a newborn cell will simply die. अब जैसे मैंने आपको पता है एग्जांपल दिया, सोचो एक इंसान की शादी अगर कुत्ते से होती है तो क्या होगा। तो भाई अब मैं क्या बोलूं, अब आप समझ जाओ, ज्यादा अब 10th में हो ही, तो जब एक इंसान और कुत्ते की शादी होगी, तो जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो उससे एक नया डीएनए बनेगा, लेकिन उस डीएनए के सर्वाइव होने के चांस लगभग नहीं होंगे, 0 होंगे, एंड ही विल डाई। ठीक है, ही विल डाई, क्योंकि दोनों की बॉडी अलग है। देखो, कुत्ते का हार्ट का स्ट्रक्चर अलग है, इंसान का अलग है, कुत्ते का लंग्स अलग है, हमारा अलग है, हर चीज में हमारे में डिफरेंस है। और इसी वजह से अगर हम 2 अलग अलग एनिमल्स को ब्रीड करेंगे तो उसके बाद जो प्रोड्यूस होगा उसके बचने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं, और इसीलिए ऐसे सेल सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर सोचो ऐसा सर्वाइव कर पाते तो आए दिन कितने नए नए तरह के एनिमल्स बनते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांस में ऐसा होता है। ठीक है, अभी जैसे ये कोरोना का वायरस बना, वो भी वेरिएशन ही है,
वो भी किसी पुराने वायरस में से चेंज होकर बना है, नेचुरली बना है। लोग भले बोलते हैं कि चाइना में से बना है, वो तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा कि लेबोरेटरी में बनाया है या नेचुरली बना है। लेकिन अगर नेचुरली बना है तो इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन हुआ है उसके सेल के अंदर, ठीक है, वेरिएशन हुआ है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो गया। अब तो कोरोना का इवोल्यूशन हो गया। अब तो कोरोना जैसे वायरस बनते जा रहे, स्प्रेड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल तुम्हारे सामने ही है कि सबसे पहले कोरोना का जो वायरस हुआ होगा वो किसी एक वायरस में से चेंज आया होगा, फिर उसने रिप्रोडक्शन किया होगा और आज देखो कोरोना नाम की एक नई बीमारी पैदा होगी, इवोल्यूशन हुआ। सर इवोल्यूशन होगा तो हाँ, वो अगर इवोल्यूशन होगा तो स्पीसीज स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वीक बनेगा? है ना, वो स्पीसीज ही है। एक ही मिनट। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? तो वो अभी इवोल्यूशन ही है ना, अभी नया वायरस आ चुका है, अभी हमको इसका इलाज ढूंढना है, वो इवोल्यूशन है। वो रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, नए वायरस बनाते जा रहे हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लो, फिर डाउट है तो पूछना। अहमदाबाद में कोरोना बहुत बढ़ गया है, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी लाइव एग्जांपल कोरोना का लेते हैं। अहमदाबाद में कोरोना बहुत बढ़ गया है। मान लो अहमदाबाद जो कोरोना अभी चल रहा है उससे उसका इफेक्ट 20 टाइम्स जोरदार हो जाता है, 20 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। क्या लगता है पूरा अहमदाबाद मर जाएगा? नो सर। यस सर। नो सर। नहीं बचेगा? नो। नहीं, नो ऐसा सर। कोरोना अभी जितना है उससे अगर 100 गुना भी बढ़ जाएगा ना, हो सकता है कि अहमदाबाद में जो लगभग 50 लाख लोग रहते हैं उसमें से 49 लाख लोग मर जाएंगे, हो सकता है। उससे भी बहुत कम मरेंगे, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम काउंट करता हूँ। तो 49 लाख पीपल विल डाई, बट 1 लाख पीपल जो बच जाएगा, दे विल बी हैविंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोरोना वायरस, और फिर उनको कोरोना नहीं होगा। उनको कोरोना नहीं होगा। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि घर में 5-5, 6 लोग रहते हैं, 4 को पॉजिटिव होता है, 2 को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर इस तरह के इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी क्या है? वन टाइप ऑफ वेरिएशन है। उसके अंदर इस तरह के ऐसे सेल्स है जो कोरोना से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के मेंबर्स के अंदर नहीं कर सकते। तो ये वेरिएशन है। हम मान लो अहमदाबाद में रहते हैं, 25-30 डिग्री टेम्परेचर हम लोग टॉलरेट करते हैं, गर्मियों में 50 डिग्री टॉलरेट करते हैं। अब कोई रीजन से अहमदाबाद में टेम्परेचर -50 हो जाता है। सोचो, -50 का अहमदाबाद टेम्परेचर हो जाता है। क्या लगता है 50 लाख लोग मर जाएंगे? -50 में जी पाएंगे? नो सर। नो जो सर। 50 में जीते थे उनको एकदम से -50 में जाना पड़े, तब सोचो क्या हालत होगी। फिर से वही सिचुएशन होगी कि 50 लाख लोग रहते हैं, हो सकता है कि 49 लाख ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, 1 लाख बर्दाश्त कर लेंगे या 50,000 कर लेंगे, ठीक है। तो वो कर लेंगे, तो उसके बाद उनकी जो पॉपुलेशन आएगी उनके लिए ये नॉर्मल चीज हो जाएगी, सामान्य चीज हो जाएगी। आप लोग अभी अहमदाबाद में रहते हो, 12th स्टैंडर्ड के बाद, कॉलेज के बाद, मान लो आप कनाडा चले जाते हो, कनाडा में 5 साल 10 साल निकाल देते हो, फिर आपको वहां से जब आप इंडिया में आओगे तो आपको ये इंडिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। आप एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप एडप्ट हो जाते हो उन सिचुएशन को। हम जब रहते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स बन जाते हैं, इम्यूनिटी ऐसी आ जाती है, वेरिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन बहुत जरूरी है। आज हम लोग कोरोना से बचे हुए हैं, उसका कारण ही वेरिएशन है। आज जिस तरह का वायरस आ रहा है उस तरह से हमारी बॉडी लगातार बदल रही है, चेंज कर रही है, सेल डिवीजन होते जा रहे हैं, नए नए सेल बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये चीज को आज बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएशन इसी को कहते हैं, ठीक है। That is the importance of variation. तो एक बार रीड करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल वेल डिफाइंड प्लेसेस ऑन व्हिच हम पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम में रहते हैं, जैसे बताया, ठीक है। अगर टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ऐसे सेल्स बने होते हैं, बन जाते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है
तब ऑटोमेटिकली सब में नहीं बनेंगे, लेकिन जिससे बन जाएंगे, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसकी हेल्थ अच्छी है, वो इस चीज को टॉलरेट कर लेगा और वो सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, आज आप लोग अहमदाबाद में रहते हो, लेकिन कभी घूमने फिरने के लिए कहीं चले जाते हैं ना -5 -7 डिग्री में, तो मर के वापस नहीं आते, घूम के मस्त एंजॉय करते फिर वापस आते। 2 दिन ठंड लगती है, 1 दिन ठंड लगती है, फिर हमारी बॉडी क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, तो बस यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अभी लेक्चर ज्वाइन नहीं हो रहा है। ओके सर।